स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज हम लोग क्लास 8 का भूगोल देखने वाले हैं और इसमें देखेंगे हम लोग पहला चैप्टर जो कि है संसाधन। इसको हम लोग रिसोर्सेस कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं और इसके बाद फिर इसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू को भी देखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए ताकि यह जो इससे रिलेटेड एमसीक्यू रहेगा उसको आप आंसर कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला जो है वो है संसाधन की परिभाषा। सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझना चाहिए कि संसाधन है क्या, किसको संसाधन कहेंगे। तो कहा जाता है कि संसाधन वे वस्तुएं होती है जो हमारे लिए उपयोगी होती है और जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग संसाधन। मतलब कि जो भी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जो भी हमारी आवश्यकताएं उसको पूरा करेगा, तो वैसे चीजों को हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे जल है, वायु, भूमि, खनिज, पशु, ये सारी चीजें क्या है, संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं होती है जब तक वह उपयोगी ना हो। कोई भी ऐसी वस्तुएं जो उपयोगी नहीं है तो वो क्या है, संसाधन नहीं है। जिस दिन वो उपयोगी हो जाएगा उसी दिन से हम उसको क्या कहने लगेंगे, फिर संसाधन कहने लगेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि संसाधन की क्या विशेषताएं होती है, किसको आखिर जो संसाधन है उसमें क्या क्या होनी चाहिए, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है उपयोगिता, यूटिलिटी। किसी भी वस्तु का उपयोग में आना ही उसे क्या कहता है, संसाधन बनाता है। तो यदि वो उपयोग में आ ही नहीं रहा है तो वो संसाधन की विशेषता नहीं, संसाधन ही नहीं है वो। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है कि कुछ ना कुछ उसका मूल्य होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। संसाधनों का मूल्य हो सकता है, जैसे कह सकते हैं आर्थिक मूल्य में से सोना चांदी या जो भी वस्तु आप खरीदते हैं, पैसे देके खरीदते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, आर्थिक मूल्य है। गैर आर्थिक मूल्य में से तो परंपराएं, सुंदरता, मतलब जिसके लिए आप पैसा पे नहीं करते हैं तो वो गैर आर्थिक मूल्य है। तो संसाधन का क्या होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, मानव संलग्नता होनी चाहिए उसमें, मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इंसान उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड चैप्टर पे हम लोग आते हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य की बुद्धि और तकनीक के बिना कोई भी वस्तु संसाधन नहीं बन सकती है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट में से क्या क्या आ जाएगा कि इंसान क्या क्या लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, और इसके बाद क्या लगाता है, अपना तकनीक लगाता है, और उसके आधार पे वो क्या करता है, वो संसाधन को बनाता है। ठीक है, जैसे काले पत्थर कोयला बनते हैं जब मानव उसे ऊर्जा के लिए उपयोग करते। मतलब देखिए, पत्थर तो बहुत समय से था, कोयला बहुत समय से था, लेकिन जब तक इंसान उसको उपयोग करना शुरू नहीं कर दिया तब तक वो संसाधन नहीं कहलाया। ठीक है, तो इसी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्जा के लिए जब तक उपयोग करने लगे तो वो क्या कहलाने लगे, तब से वो संसाधन है। ठीक है, अब संसाधन का प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर में है कि संसाधन। ठीक है, किसको कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। कहा जाता है कि वे संसाधन जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल दिया गया है, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज, ये सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहा जाता है प्राकृतिक संसाधनों के उपवर्ग भी होते हैं। कौन कौन से उपवर्ग होते हैं, तो पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो क्या नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, कहा जाता है कि इसकी क्या खासियत है कि समय के साथ पुनः प्राप्त हो सकता है। नवीकरणीय संसाधन जो है ये समय के साथ क्या हो सकता है, पुनः प्राप्त हो सकता है। एग्जाम्पल दिया गया, जल है, वायु है, सूर्य की ऊर्जा है, जैविक संसाधन है। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसको आप ध्यान से समझिए, जो समय के साथ पुनः प्राप्त हो सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन है, और अनवीकरणीय में क्या है कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये हमारे पास जो है लिमिटेड है, और ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। जो चीज हमारे पास सीमित मात्रा में है वो उपयोग करने के बाद समाप्त हो ही जाएगा। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, खनिज है, ये सारी चीजें क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। इस तरीके का एमसीक्यू बहुत सारा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। अब चार उसमें से दे देगा, उसमें से आपको पता लगाना है कि कौन नवीकरणीय संसाधन है और कौन अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे कि जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास वो अनवीकरणीय संसाधन होगा। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मानव संसाधन। ठीक है, तो मानव भी अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। कहा जाता है मनुष्य स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वह अन्य संसाधनों का निर्माण और उपयोग करता है। ठीक है, एक तो है प्राकृतिक संसाधन जो हम लोग देख लिए, दूसरे नंबर पे है मानव संसाधन।
तो इंसान जो है वो खुद भी एक क्या है, संसाधन है। उदाहरण के तौर पे टीचर है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, जो भी है तो वो क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि वो कहीं न कहीं उपयोगी है। और हम लोग डेफिनेशन में देखे थे कि जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे तो उसको हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। शिक्षक, डॉक्टर ये सब क्या करते हैं, इंसानों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो ये भी क्या है, संसाधन है। ठीक है, मानव संसाधन का विकास इसके लिए क्या करना होता है, देखिए कहा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के माध्यम से मानव की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए इंसान ऑलमोस्ट देखने में तो सेम है, जो भी शारीरिक रूप है, हाथ पैर, तो ये सारी चीजें तो सब में है। लेकिन जब एक सामान्य आदमी में उसको शिक्षित करके या वो स्वस्थ रहता है और उसको ट्रेंड करके, प्रशिक्षित करके हम कुछ स्पेशल बना देते हैं उसको, जैसे एक सामान्य आदमी को डॉक्टर बनाए तो इसके लिए उसको शिक्षित करना पड़ा, प्रशिक्षण देना पड़ा, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहना चाहिए। तो ऐसे केस में जब वो डॉक्टर बन जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। ठीक है, तो उन्हें शिक्षित करके, प्रशिक्षित करके क्या किया जा सकता है, संसाधन बनाया जा सकता है। तो मानव भी क्या है, अपने आप में एक संसाधन है। क्लियर है? और नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, कहा जाता है वे संसाधन जो मानव ने प्राकृतिक संसाधनों से बनाए हैं। मतलब कि इंसानों ने अपना दिमाग लगा के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके कुछ कुछ चीजों को बनाया, तो वो भी हमारे लिए संसाधन है, तो उसको हम कहेंगे मानव निर्मित संसाधन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मानव संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। तो मानव संसाधन में मानव आते हैं, मानव निर्मित संसाधन में वो वस्तुएं या वो चीजें आती है जिनको मानव ने बनाया है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे मशीनें हैं, वाहन है, भवन, पुल, सड़कें, ये सारी चीजें जो है ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है। मतलब तकनीक का प्रयोग करके क्या किया गया है, इन सारी चीजों को बनाया गया है। ये संसाधन मानव की तकनीक और प्रयासों का परिणाम है। ये ऊपर में जितने भी एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो मशीन हो या वाहन हो, गाड़ी मोटर जो भी है, भवन, पुल, ये सारी चीजें जो है इंसानों ने अपना टेक्नोलॉजी लगा के और उसको बेहतर तरीके से बनाया है ताकि वो हमारे लिए उपयोगी हो सके। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि मानव के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। आगे मानव संसाधन का वर्गीकरण। अब मानव संसाधन को किस किस रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब मानव संसाधन को किस किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है, इसको देखते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे। आधार भी है, वर्गीकरण भी है और इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो कहा जाता है उत्पत्ति के आधार पे कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया, प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया या तो प्राकृतिक होगा या फिर मानव निर्मित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, उदाहरण में है जल, ये एक आपको प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल दे दिया गया है, और दूसरा है पुल, जो कि आपका मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण दे दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पे। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है पुनः प्राप्ति के आधार पे। तो अभी हम लोग इसके पिछले स्लाइड में भी देखे थे कि पुनः प्राप्ति के आधार पे या तो कोई चीज नवीकरणीय होगा या फिर अनवीकरणीय होगा। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। तो एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, वायु और पेट्रोल। वायु जो है वो नवीकरणीय संसाधन है और पेट्रोल जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। आपको बताया गया था कि अनवीकरणीय संसाधन जो होता है वो सीमित मात्रा में होता है और उपयोग करने के बाद वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप देखते होंगे कि जो पेट्रोल, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो हमारे पास जितने भी है और इसका जो लगातार उपयोग हो रहा है, तो कभी ना कभी ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है, अनवीकरणीय। तो पुनः प्राप्ति के आधार पे क्या हो जाएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसमें से आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राप्ति के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे आप बताइए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताना होगा उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन है और मानव निर्मित संसाधन है। क्लियर है? अब देख लेते हैं उपयोग के आधार पे। तो वास्तविक संसाधन है और संभावित संसाधन है। वास्तविक संसाधन जैसे नदियों का जल, रेगिस्तान के नीचे जो तेल है वो एक संभावित संसाधन है, भविष्य में उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो एक संभावना है कि जो भी उसके नीचे रिसोर्सेस है हम उसका आगे चल के यूज करेंगे। तो एक वास्तविक संसाधन जिसका हम यूज कर रहे हैं और एक संभावित संसाधन जिसका भविष्य में उपयोग करने की संभावना है। विकास के स्तर पे देख सकते हैं, एक है विकसित संसाधन और दूसरा है विकासाधीन संसाधन। ठीक है, जैसे कृषि योग्य भूमि जो है वो विकसित संसाधन है, उसका उपयोग कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, अभी फिलहाल तो यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कि कुछ कुछ उसका यूज कर सकते हैं, वो विकासाधीन है। मतलब बहुत अधिक यूज नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उसका यूज हो रहा है और भी बेहतर तरीके से यूज होगा, तो वो विकास के अधीन है। मतलब कह सकते हैं कि वो डेवलपिंग है अभी। ठीक है,
वितरण के आधार पे यदि देखेंगे तो कुछ स्थानीय संसाधन होते हैं और कुछ क्षेत्रीय संसाधन होते हैं, कुछ वैश्विक संसाधन होते हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे। वितरण के आधार पे संसाधन का जो वर्गीकरण करेंगे तो किस किस आधार पे क्या क्या करेंगे, एक स्थानीय संसाधन, दूसरा करेंगे क्षेत्रीय संसाधन और तीसरा वैश्विक संसाधन। एग्जाम्पल दिया गया है गांव का कुआं और महासागर। मतलब कुछ ऐसा होता है जो विशेष स्थान पे होता है, कुछ ऐसा होता है जो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा चीज है जो वैश्विक है, पूरे विश्व में फैला हुआ है या पूरे विश्व उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको तीन आधार पे बांटते हैं। वितरण के आधार पे देखेंगे तो हम तीन रूप में इसको बांटेंगे। एक है स्थानीय संसाधन, दूसरा है क्षेत्रीय संसाधन और तीसरा है वैश्विक संसाधन। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे संसाधन का संरक्षण, क्या संसाधन का संरक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं इसको। कहा जाता है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे वे लंबे समय तक टिके रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। तो ये क्या है, एक तरह से संसाधनों का संरक्षण है। जैसे देखिए, जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, यदि हम उसका उपयोग करके उसको समाप्त कर देंगे तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां जो है उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे और उनकी जो विकास की दर है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है संसाधन का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है उसका उपयोग करके क्या कर सके, अपना विकास कर सके। इसके लिए कुछ कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। तो क्या क्या सुझाव है, चलिए देख लेते हैं। कहा जाता है स्मार्ट उपयोग, जो भी संसाधन है उसका आप क्या करिए, स्मार्ट उपयोग करिए और ऐसा करिए कि वो पुनर्चक्रण, रिसाइकल हो सके, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक वगैरह सब जो है उसका क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे बॉटल वाला पानी आता है, आप उसको पीते हैं, बॉटल को फेंक देते हैं, और यदि उसका फिर से यूज ना किया जाए, रिसाइकल उसको नहीं किया जाए, तो इस तरह से एक तो हमारे पास कूड़े कचरे के रूप में बहुत सारी गंदगी हो जाएगी अगल बगल में, जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। दूसरा, संसाधन में भी कमी आएगी। तो पुनर्चक्रण भी क्या है, आवश्यक है। पुनः प्रयोग, ऐसा कोई चीज जिसको बार बार यूज कर सकते हैं तो उसको रीयूज भी करना चाहिए, ठीक है। जैविक और वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग, तो प्रयास करना चाहिए कि जैविक ऊर्जा का प्रयोग करें या कोई और विकल्प यदि मौजूद हो तो उसका हम प्रयोग करें, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा, संसाधनों का संरक्षण के लिए जनसंख्या का, क्योंकि देखिए जितने भी लोग होंगे वो उतना ही अधिक संसाधन का उपयोग करेंगे और लोगों में शिक्षा होना भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो इस चीज को समझेंगे ही नहीं कि संसाधन का संरक्षण भी जरूरी है। क्योंकि उनको लगता है, जो मान लो कि शिक्षित नहीं है या जो समझते नहीं है, शिक्षित मतलब यहाँ पे सिर्फ किताबी नॉलेज की बात नहीं हो रही, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शिक्षित होते हैं लेकिन फिर भी वो संसाधनों के महत्व को नहीं समझते हैं। उनके पास पैसे होते हैं, वो किसी भी चीज को खरीद लेते हैं और फिर ऐसे ही उसको फेंक देते हैं या फिर कम यूज करके फेंक देते हैं जिसका और यूज किया जा सकता था, ठीक है। तो एक व्यक्ति को शिक्षित करके उनको ये चीज समझाया जा सकता है कि संसाधनों का कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है, ताकि अनावश्यक जो संसाधन बर्बाद हो रहा है उनसे बचा जा सके। तो ये है कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि संसाधन के संरक्षण के बारे में बताए गए हैं, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है आपका अस्थाई विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छी चीजें हैं, इसको समझेंगे कि ऐसा विकास होना चाहिए जो अभी भी हो और आगे भी हो। कहा जाता है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता है। बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई यहाँ पे, आप इसको ध्यान से समझिए। मतलब कि कहा जाता है कि हम लोग विकास करेंगे, ठीक है, विकास करेंगे, लेकिन जो भी हमारे पास संसाधन है, मतलब वर्तमान पीढ़ी, हम लोग क्या है अभी वर्तमान पीढ़ी है, तो जो भी हमारी आवश्यकता है उसको तो पूरा करना ही है, लेकिन इस बात का भी विशेष ख्याल रखना है कि भविष्य की पीढ़ी जो है वो भी उस चीज, जो भी उनकी भी आवश्यकता है वो भी वो पूरा कर सके। ऐसा ना हो कि हम कुछ संसाधन का ऐसा उपयोग करें कि जो भविष्य में उपलब्ध ही ना हो सके और उस वस्तु या उस संसाधन की के उपलब्ध ना होने के कारण उनके विकास की दर धीमी हो जाए, वो विकास सही से ना कर सके या उनके विकास में बहुत सारी बाधाएं आने लगे। तो कहीं ना कहीं ये अस्थाई विकास नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अस्थाई विकास किसको कहेंगे हम, मतलब हम खुद भी विकास करें, जो भी संसाधन है हमारे पास हम उसका उपयोग करें। ऐसा ना हो कि बचाने के चक्कर में हम अपना खुद का ही विकास रोक लें। मतलब हम अपना विकास करें लेकिन इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम संसाधनों को रख सकें ताकि वो भी विकास कर सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम खुद का विकास कर लें
और इसके बाद संसाधन कुछ हो ही ना, हम बर्बाद कर दें, बेकार कर दें और इस वजह से उनका विकास अवरुद्ध हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं का भी ख्याल रखना है, मतलब उनसे समझौता नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड देखिए कुछ कुछ चीजें आपको दी हुई है। मुख्य तथ्य में से क्या क्या है? एक है पर्यावरण की रक्षा, दूसरा है संसाधनों का न्याय संगत वितरण और तीसरा है सभी के लिए समान अवसर। तो ये इससे रिलेटेड कुछ कुछ मेन चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, आगे कुछ कुछ टर्म दिया गया है जो आप समझिए, मुख्य शब्दावली जिनको कहते हैं। जब आप चैप्टर को पढ़ते होंगे तो लास्ट इस पूरे चैप्टर के दौरान कुछ कुछ ऐसी चीजें आपको, कुछ कुछ ऐसे शब्द मिलते होंगे जो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आखिर इस शब्द का क्या महत्व है या क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। तो ऐसे में कुछ यहाँ पे आपको शब्द दे दिए गए हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिए। तो संसाधन तो समझ चुके हैं, वह वस्तु जो उपयोगी होता है उसको हम संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन जो फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं, रिन्यूएबल जिसको कि हम फिर से नया कर सकते हैं या फिर से उपयोगी बना सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन में जो समाप्त हो जाए, बताए थे कि अनवीकरणीय संसाधन जो होता है वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है और उसका यदि हम लगातार उपयोग करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। तो अनवीकरणीय का मतलब है जो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, संरक्षण का क्या मतलब होता है? बचाव या सुरक्षा, किसी चीज का संरक्षण करना, मतलब उसका बचाव करना, उसको सुरक्षित रखना। क्लियर है? अस्थायी विकास अभी तुरंत हम लोग देखे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या था? दीर्घकालिक संतुलित विकास, मतलब हम लोग ऐसा विकास करें कि खुद भी अभी भी विकास करें और आने वाले जो पीढ़ी है उनका भी ख्याल रखें। अब इन सारी बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो सबसे पहला देखिए, कहा जाता है कि सभी संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग आवश्यक है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका कैसे उपयोग करना है? तो अच्छे तरीके से, बुद्धिमत्ता पूर्वक, मतलब कि सोच समझ के। ये नहीं कि जो भी संसाधन है अभी हमारे पास उपलब्ध है, उड़ाओ इसको, खत्म करो, बर्बाद करो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं जो अस्थायी विकास वाला मैटर था उसमें बाधा आ जाएगा कि हम खुद तो विकास कर लेंगे मान लो, लेकिन कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके विकास में हो सकता है उस संसाधन की बहुत अधिक आवश्यकता होने वाली थी, लेकिन हमने क्या किया? उसको बर्बाद कर दिया। तो अब उनका विकास अवरुद्ध हो गया। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है जिसको देख लेते हैं। कहा जाता है कि जो मानव है, मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कुल मिला के चीजों का उपयोग कौन कर रहे हैं? मानव। और उपयोगी चीजों को बना कौन रहे हैं? वो भी बना रहे हैं मानव। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, और दूसरा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और सही उपयोग ही भविष्य सुरक्षित कर सकता है। ठीक है, जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका एक तो सोच समझ के उपयोग करना है। ठीक है, और सही उपयोग करना है, उनको बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? भविष्य सुरक्षित कर सकता है, मतलब हम भविष्य में भी विकास कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस है अस्थायी विकास का, तो अस्थायी विकास का जो मैटर तभी आएगा जब हम उसको क्या करेंगे? सही तरह से उपयोग करेंगे। जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है उसका सही तरह से उपयोग करेंगे। तो ये आज से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गएंगे। यदि आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो यदि आप इस नोट्स को भी एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड, इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड हम लोग एक एमसीक्यू का भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें से आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आप जो इस चैप्टर को पढ़े इसमें से कितनी चीजें आप याद रख सके। तो एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें से इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू रहेगा जिसको आप लोग देखेंगे और आंसर के पहले आप सोचेंगे कि क्या इसका आंसर आपको पता है या आप नहीं जानते हैं, तो इसमें था या नहीं था, इस तरीके से आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे और इसके बाद आंसर को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसी चैप्टर का एमसीक्यू आएगा, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए। और यदि आज इस पूरे चैप्टर में आपको कोई ऐसा पॉइंट समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से एक क्वेश्चन है, यदि आप सही तरह से इस वीडियो को देखें तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना है और वो है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप सही तरह से इस वीडियो को देखे हैं तो आप इसको जरूर बता पाएंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आपको ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जैसे कि 2 प्रकार के, या फिर 3 प्रकार के, या फिर 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन है। वैसे ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन दे दिया गया है
कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर देंगे और अपने नाम के साथ कमेंट करेंगे, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाएं, देख पाएं, जान पाएं, और इससे रिलेटेड और भी जो एमसीक्यू है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करते रहिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। ओके देन, सी यू नेक्स्ट क्लास।